नमस्कार। पीरियड सेकंड ईयर विषय संस्कृत और लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे पाठ्यक्रम के आधार सिद्धांत, उनकी बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम जब निर्माण किया जाता है तो किन कसौटियों को देखते हुए वो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो पाठ्यक्रम की कसौटियाँ, पाठ्यक्रम की कसौटियाँ। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जब पाठ्यक्रम निर्माण होता है तो किन कसौटियाँ, मतलब कि किनको देखते हुए, किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में किसका ध्यान रखा जाता है। तो पहला है उद्देश्य पूर्ति, उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं। मतलब कि जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाएगा तो क्या ध्यान रखा जाएगा कि उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब कि जिन उद्देश्यों को लेकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है वो सारी जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, उनके बारे में देखा जाता है। नेक्स्ट है निर्माण के आधार। जब पाठ्यक्रम निर्माण के आधार हम लोगों ने पढ़े थे तो उसमें दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये इन आधारों पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये आधार लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। तो कसौटियों में हम लोग, मतलब कि जो पहले जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनके अंतर्गत हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों को ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। अगला बिंदु है सिद्धांतों को अपनाया गया, सिद्धांतों को अपनाया गया है या नहीं। मतलब कि जो सिद्धांत हम लोगों ने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पढ़े थे वो सिद्धांतों को आधार मानकर उन सिद्धांतों के द्वारा, मतलब कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनाते हुए ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है या नहीं किया गया है, इस कसौटी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है ग्राह्य क्षमता। मतलब कि जो बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों की जो ग्रहण करने की क्षमता है उसके अनुसार इस पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है। पाठ्यक्रम तो बना दिया लेकिन बच्चे हैं कि उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का आईक्यू लेवल है वो इस ये पाठ्यक्रम है उनके आईक्यू लेवल से भी हाई है, तो क्या वो पाठ्यक्रम बच्चों के लिए सही होगा? तो बच्चों के लिए वो पाठ्यक्रम कठिन होगा। इसीलिए हमें ये देखना होगा कि जो ग्राह्य क्षमता है बच्चों की उसके अनुसार इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है या नहीं किया गया है। हम बोलते हैं कि सभी क्लास के लिए, मतलब कि संस्कृत का मानो पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं, सिलेबस की बात कर देते हैं, तो संस्कृत का सिलेबस सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग होता है। छोटी कक्षा में हम लोगों को वर्णमाला वगैरह ज्ञान करवाते हैं, फिर हम लोग उन्हें शब्दों की बात करते हैं, शब्द सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग उनमें श्लोक है, कविता है, मंत्र वगैरह है, इससे संबंधित पाठों का समावेश सिलेबस के अंतर्गत किया जाता है। तो उनकी जो ग्राह्य क्षमता होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है विधाओं का समावेश। विधाओं का समावेश यानी गद्य है, पद्य है, नाटक है, छंद है, अलंकार है, रचना से संबंधित जो पाठ है उनका समावेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया गया है या नहीं किया गया है। ये हम लोग जो प्राथमिक कसौटियां हैं उनके अंतर्गत ही देख लेंगे। नेक्स्ट है
चेतना से संबंधित। अब वो राष्ट्र चेतना हो सकती है, समाज के प्रति चेतना हो सकती है, किसी भी प्रकार की चेतना हो सकती है। तो पाठ्यक्रम में ऐसे पाठों का समावेश हुआ है या नहीं हुआ है जो कि बालकों के अंतर्गत राष्ट्र से प्रति चेतना, मतलब कि राष्ट्र से संबंधित जो हमारे कर्तव्य हैं और उन जो नियम हैं उनसे संबंधित जो पाठ है उनका समावेश पाठ्यक्रम में किया गया है या नहीं किया गया है, और जो पाठ दिए गए हैं वो राष्ट्र चेतना से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करता है या नहीं करता है, इसके बारे में जानकारी पहले ही ले ली जाती है। फिर है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास। अब नैतिक गुण मतलब कि जो भी आदर्श रूप में माने जाते हैं, बड़ों का आदर करना, ठीक है, अहिंसा, दया, प्रेम, इस से संबंधित जो गुण होते हैं बालक के अंदर विकसित करने के लिए किन चीजों का समावेश किया गया है और नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है, तो इससे संबंधित सारी जो सूचनाएं हैं वो हमें पूर्व में ही इन कसौटियों के माध्यम से ही देख लेना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम जब निर्माण हो रहा है, प्रिपरेशन की जाती है, तो उनमें पहले तैयारी होती है, उसके बाद मतलब कि जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम को एक या दो व्यक्ति मिलकर नहीं बनाते हैं, उनमें पूरी कमेटी होती है, उनके द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। तो वो लोग इन कसौटियों को देखते हुए, ये जो कसौटियां दे रखी है, इनको आधार मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। अब हम हमारा जो अगला टॉपिक है वो देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसकी समीक्षा हम लोग इसमें करेंगे। कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यक्रम की समीक्षा। अब जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो कक्षा 10वीं के लिए जो पुस्तक निर्धारित की गई है, उसका नाम है काव्य कौमुदी द्वितीय भाग। तो पुस्तक का नाम क्या है? काव्य कौमुदी द्वितीय भाग। ये पुस्तक का नाम है जो 10वीं कक्षा में अभी हम लोग देख रहे हैं। तो 10वीं कक्षा चल रही है, उसके अंदर संस्कृत की ये पुस्तक चल रही है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसकी समीक्षा किस प्रकार की जाएगी। तो समीक्षा करने से हमें क्या पता चलेगा कि जो पाठ्य पुस्तक वर्तमान में लागू है वो सही है या नहीं है। वो जो कसौटियां हम लोगों ने देखी थी, उन कसौटियों के आधार पर वो बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, वो समीक्षा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो पुस्तक का नाम है काव्य कौमुदी द्वितीय भाग। अब हम पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रवेशिका कक्षा 10 आप लोग अपनी कॉपी में ये लिख लें, ताकि आप लोगों को जब मैं गृहकार्य प्रश्न दूं तो इसके आधार पर आपको समीक्षा उसकी करनी है। प्रवेशिका विषय संस्कृतम द्वितीय
पत्रम, द्वितीय प्रश्न पत्रम। अब इसके अंतर्गत समय है इसका, प्रश्न पत्र का जो समय रहेगा वो 3.25 घंटे का ही है। और पूर्णांक की हम लोग बात करते हैं तो 80 प्लस 20 यानी कि 100 अंक। ये जो पुस्तक है इसके प्रश्न पत्र की हम बात करते हैं तो 80 प्लस 20, जो 80 नंबर है वो तो परीक्षा के द्वारा और जो 20 नंबर है वो संक्रांत के द्वारा, यानी कि जो कार्य दिया जाता है बच्चों को सेशनल के रूप में, सत्रीय कार्य के रूप में, और उससे संबंधित कोई भी अगर विद्यालय अपने आधार पर जो भी कार्य करवाते हैं उसके आधार पर 20 अंकों को बांट रखा है। तो ये पुस्तक की बात हो रही है, तो पुस्तक के अंतर्गत इस प्रकार से बताया गया है। फिर हम बात करते हैं ये जो अंक है वो किस आधार पर दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम पहला है गद्य काव्यम। गद्य काव्यम मतलब कि इसके अंतर्गत गद्य पाठ से संबंधित सारे जो पाठ है उनको लिखा गया है, वो सारे पाठ दिए गए हैं। अब गद्य काव्यम है, इसको अंक दिए गए हैं 25 नंबर से संबंधित इसमें सारी चीजें दी होती है। फिर बात आती है, दूसरा है रचना। रचना के अंतर्गत पहले आप लोग ये देख लो, उसके बाद मैं आपको क्लियर बता दूंगी कि गद्य के अंतर्गत किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है, पर्टिकुलर किस पार्ट को कितने नंबरों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वो आगे भी पहले ये सब चीजें किताब के आगे नहीं दी होती थी, लेकिन आजकल जो नया पैटर्न चला है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें डिस्क्राइब की हुई रहती है। उसके आधार पर हम लोग समस्या करने में हम लोगों को दिक्कत नहीं आती है। और रचना की हम बात करते हैं तो निबंध है, पत्र है, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आएगी, धातु रूप, शब्द रूप। और रचना के नंबर कितने हैं? 15 नंबर की रचना से संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर तीसरा जो है वो है पद्य काव्यम। पद्य काव्यम, पद्य काव्यम को अंकवार दिया गया है 25 नंबर का ये होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है छंदासी, मतलब कि छंद। छंद को दिए गए हैं नंबर, वो है 5 नंबर। छंद पर आधारित प्रश्न 5 नंबर के आते हैं। फिर 5वां है अलंकार। अलंकार को 5 नंबर दिए गए हैं। और अंतिम है कोश। इसको भी 5 नंबर दिए गए हैं। तो जो हमारा टोटल हो जाता है 25, 25, 50, 60, 5, 65 और 70 और ये 80। तो ये अंक भार 80 है, ये इसके आधार पर दिया गया है। तो ये प्रथम जो हम फ्रंट पेज जो देखते हैं उस मतलब कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर इनको बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार डिवाइड किया हुआ है, डिवाइडेशन तो इसका सही है, इसके अंदर सभी चीजों को
द्वयो यानी दो, गद्यो मतलब गद्यांश, सप्रसंग, सप्रसंग, सप्रसंग व्याख्या। इसको नंबर दिए गए हैं क्योंकि हमारा जो गद्य काव्य है वो कितने नंबर का है? टोटल 25 नंबर का है। अब 25 नंबर इसमें से डिवाइड किए गए वो हम लोग देख लेते हैं। तो व्याख्या कितने नंबर की है? 10 नंबर की। दो व्याख्या आएगी गद्य के अंतर्गत, दो गद्यांश दिए गए होंगे, उसकी सप्रश्न व्याख्या बच्चों को करनी होगी और वो 10 नंबर की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न आता है समीक्षा करने का, तो समीक्षा आप लोगों को जब पाठ्य पुस्तक के बारे में पता होगा तभी तो आप समीक्षा करोगे, तो पाठ्य पुस्तक को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को समीक्षा करनी होगी। इसी के अंतर्गत अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न कितने नंबर के हैं? वो 5 नंबर के। हमें 25 नंबर गद्य में से लेने हैं तो 5 नंबर के प्रश्न हैं। अगला है लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक लघुत्रात्मक मतलब लघु उत्तर वाले लघुत्रात्मक प्रश्न, और इनको भी अंकवार दिया गया है 5। फिर है चौथा, एकस्य पाठस्य, एकस्य पाठस्य संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषायां सारांशम, सारांशम लेखनम, और वो भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। टोटल कितने हो गए? 25 नंबर यहाँ पर हो गए। तो गद्य को हमने 25 नंबर का जो अंकभार दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। हिंदी में थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को, जो पाठ्य पुस्तक के दो गद्यांश है, गद्य लिखा है मेरी गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या 10 नंबर की। फिर है लघुत्रात्मक प्रश्न, मतलब कि जो अति लघुत्रात्मक लिखा हुआ है, तो अति लघुत्रात्मक प्रश्न यानी कि जो छोटे आंसर वाले, तो छोटे उत्तर देने वाले होते हैं, 1 या 2 लाइन के अति लघुत्रात्मक वो प्रश्न आएंगे। और कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर बात है लघुत्रात्मक प्रश्न, मतलब कि जो लघु उत्तर, मतलब कि अति लघुत्रात्मक से थोड़े बड़े उत्तर, उनकी जो शब्द सीमा दे रखी होती है उसी के आधार पर उत्तर लिखना होता है। वो भी कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के आएंगे। फिर एकस्य पाठस्य संस्कृत भाषायां सारांशम लेखनम, मतलब कि एक पाठ का संस्कृत भाषा में सारांश लिखना है। अब जो गद्य पाठ दे रखे हैं, पढ़ाए तो सारे आप लोगों को होंगे, मतलब कि बच्चों को सारे पाठ तो पढ़ाए होते हैं, तो उनमें से कोई एक पाठ की जो संस्कृत भाषा के अंतर्गत सारांश लिखना है। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये सारांश है वो हिंदी में आता था, तो भी कहानी वगैरह होती थी वो हिंदी में लिखी होती थी, लेकिन आजकल वो संस्कृत भाषा का दे दिया गया है, संस्कृत भाषा में लिखना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा है वो रचना। दूसरा है रचना। रचना 15 नंबर की हम लोगों ने देखी। कितने नंबर? तो रचना के है 15 नंबर। 15 नंबर की रचना संबंधित होता है, उसमें पहले है निबंध। निबंध, अब ये निबंध किस कौन कौन से हो सकते हैं? तो मम प्रिय कवि, मम प्रिय कवि, मम प्रिय कवि, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। पहले की जो पुस्तकें बनती थी उसमें सारे
जो निबंध से संबंधित है वो पाठ नहीं दे रखा होता था, अध्यापक को स्वयं लिखवाना होता था ये सब चीजें और फिर बच्चे करते थे। लेकिन आजकल जो किताबें हैं उनको ये निबंध वगैरह दे रखे हैं, लास्ट में ये निबंध वगैरह दे रखे हैं। तो निबंध अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। फिर है स्वच्छता, स्वच्छता। अगला है स्वस्थ वृत्तम, स्वस्थ वृत्तम। संस्कृत विज्ञानम, संस्कृत विज्ञानम। फिर है संस्कृत दिवसः, संस्कृत दिवसः। कालिदासः और माघः। 10वीं कक्षा में अगर निबंधों की हम लोग बात करते हैं तो ये सारे निबंध दे रखे हैं, बच्चों को ये निबंध पढ़ने हैं और ये निबंध आते हैं बच्चों के 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर निबंध का है, निबंध 5 नंबर के आते हैं। टोटल 15 है तो 5 नंबर के निबंध है। फिर है नेक्स्ट है पत्रम, पत्रम। पत्र जो लिखते हैं, पत्र किसके पर होता है तो प्रार्थना पत्र वगैरह हो सकता है, विवाह का हो सकता है। तो यहाँ पर 10वीं कक्षा के लिए जो दिया गया है उसकी हम लोग बात करेंगे। पत्रम, रुग्णता, रुग्णता मतलब कि बीमारी। फिर है विवाह, विवाह से संबंधित छुट्टी चाहिए उस पर। फिर है भ्रमण दिवस, भ्रमण, भ्रमणादि विशेषु, भ्रमणादि विशेषु मतलब कि भ्रमण से संबंधित आदि विषयों पर निबंध लिखने हैं। अवकाश है, अवकाश है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। ठीक है, और ये कितने नंबर का होगा 4 नंबर इसके निर्धारित किए गए हैं। मतलब कि जो रचना से संबंधित 15 नंबर है उसमें से 5 नंबर तो आपके हो गए निबंध के, 4 नंबर हो गए पत्र के। नेक्स्ट है वो है इसके अलावा भी जो ग्राम से संबंधित जो पत्र लिखते हैं, विशेष व्यक्ति होते हैं, ठीक है, अधिकारी लोग होते हैं, उनके पत्र भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। वो पर्टिकुलर अलग से दे रहे हैं, वो निबंध भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है शब्द रूपाणी, शब्द रूपाणी जो शब्द रूप दिए गए हैं। तो शब्द रूप के अंतर्गत बालक है और भी है कुछ चीजों को हम लोग लेंगे ताकि हम लोग उसकी समीक्षा करें तो हम इस चीज का पता लगा सकें कि ये चीजें दे रखी है नहीं दे रखी है। हम केवल सारणी के माध्यम से पता नहीं लगा सकते, किसी पुस्तक की समीक्षा के लिए उसके अंतर्गत क्या क्या दे रखा है उसके बारे में हमें चर्चा करनी होती है। यदि हम इन चीजों के बारे में नहीं देखेंगे, केवल सारणी से क्या आप पता लगा सकते हो कि गद्य में क्या दे रखा है, पद्य में क्या दे रखा है, तो हम पता नहीं लगा सकते। इसीलिए हमें किताब को पूरी तरह से उसकी सारणियों को पढ़ना होगा। अंततः जो पाठ दिए गए हैं वो क्या है, किन पर आधारित है वो पाठ, उनके बारे में पढ़ना होगा। तो शब्द रूप में बालक, लता, पति और सखी और भी हैं। फिर है धातु रूप है, शब्द रूप है वो 4 नंबर के। अब इसी के अंतर्गत धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूपाणी। धातु रूप में अश, क्री, चल, नृत्य और ये है। तो ये भी 4 नंबर के टोटल दे रखे हैं।
जो पत्र है वो 4 नंबर का है, शब्द रूप और धातु रूप दोनों मिलाकर 4 नंबर के। तो ये इस प्रकार से आप लोगों की रचना मतलब की जो 10वीं क्लास की पुस्तक दे रखी है, रचना से संबंधित ये कार्य दे रखा है। अब बचा हमारा पद्य है, पद्य भाग बचता है और कोश बचता है, छंद है, अलंकार है, उसकी हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे। और आप लोगों के लिए आज का जो गृह कार्य प्रश्न है वो आप लोग लिखेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में। तो गृह कार्य प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की, पाठ्यक्रम का निर्माण किन कसौटियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने किया, दूसरा टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, तो फर्स्ट टॉपिक से संबंधित आपको ये जो गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, अपने फेस को कवर करके जाएं। बाहर जाते हैं तो आपस में सोशल डिस्टेंसिंग में ध्यान रखें, 6 फीट की दूरी बनाए रखें। और यदि आप सार्वजनिक स्तर पर जाते हैं तो सैनिटाइजर साथ में लेके जाएं, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।